Welcome back, student. Our chapter is 14, still continue. Chapter 14, still continue. Let me start. Bill of exchange. Bill of exchange. Bill of exchange. So, what is bill of exchange? Actually, bill of exchange is an unconditional order made by creditor to the debtor to pay the certain sum of money only to or to the bearer of other person. Right? So let me write down the definition. An instrument in writing, an instrument in writing containing unconditional order containing unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument तो जी ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है एक्चुअली ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है और राइटिंग फॉर्म में है। इसमें एक पर्सन यानी कि मेकर जो है वो राजे किसी दूसरे को डायरेक्ट करेगा कि एक सर्टन अमाउंट, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को दी जाए, ठीक है, और या उसके कहने पे किसी और को दी जाए। ठीक है जी, दिस इज द बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो राजे इसके बाद मैं बात करूंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कौन सी होती हैं। पार्टीज, PARTIES, पार्टीज। इसमें ये 3 पार्टीज हो सकती हैं। एक हो सकता है ड्रॉर, एक हो सकता है ड्रॉई, एक हो सकता है पेई। अब अगर मैं ड्रॉर की बात करूं, ठीक है, और ड्रॉर कौन हो सकता है? जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है। ये राजे सेलर भी हो सकता है, जिसने सामान बेचा है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ये सेलर भी हो सकता है। और इसको आप मेकर भी कह सकते हैं। अब जो ड्रॉई है, ड्रॉई कौन है?
ड्रॉई वो पर्सन है जिसको डायरेक्ट किया गया है कि वो पैसे दे। ये परचेज़र भी हो सकता है और डेप्टर भी हो सकता है। और पेई कौन है? हु हैज़ द राइट टू रिसीव द मनी, हु हैज़ द राइट टू रिसीव द मनी, जिसको पैसे लेने का अधिकार है वो कौन है? पेई है। और जो पेई जो है ये ड्रॉअर खुद भी हो सकता है, ड्रॉअर खुद हो सकता है पेई। ठीक है जी। तो अब जब आप बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज वही फीचर्स है नॉर्मली कि ये राइटिंग में होना चाहिए। पहला फीचर कि ये राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा साइंड बाय द मेकर, इसके ऊपर किसके सिग्नेचर होने चाहिए? मेकर के। और इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। और ऑर्डर पैसे पे करने का होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए टू पे मनी, ठीक है, टू पे मनी। अमाउंट जो है वो सर्टन होना चाहिए, अमाउंट मस्ट बी सर्टेन। इसका अमाउंट क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। और अमाउंट जो है वो डेफिनेट टाइम में पे किया जाना चाहिए। अमाउंट मस्ट बी पेड इन डेफिनिट टाइम और डिमांड, ठीक है जी। और ड्रॉई का नॉर्म क्लियरली होना चाहिए, ड्रॉई नेम मस्ट बी देयर और इट हैज़ स्टैम्प्ड, ये स्टैम्प्ड होना चाहिए, ठीक है। और डेटेड होना चाहिए, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एंड डेटेड। तो ये हैं कुछ आपके फीचर्स बिल ऑफ एक्सचेंज के, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको फीचर्स इसके समझ में आ गए होंगे, ठीक है जी। तो अब राजे मैं बात करूंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज की वर्किंग के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में बात करूंगा। दिस इज वर्किंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, वर्किंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आज वर्किंग में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं होता तब तक उस बिल की वैल्यू नहीं होती, ठीक है जी। तो मान लीजिए कि ए ने गुड्स बेचा है बी को, क्लियर। उसके बाद ए ने एक रिटन डॉक्यूमेंट लाइक ड्राफ्ट बी को भेजा, बी ने उसे एक्सेप्ट किया और ए को रिटर्न कर दिया, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा, क्लियर। और जो बी है वो बिल के पैसे देने के लिए क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा, क्लियर। मेरी बात समझ रहे? इसकी वर्किंग कैसे होती है कि मान लीजिए कि ए ने गुड्स सोल्ड किया है, किसको किया है? बी को। अब ए जो है वो बी के ऊपर क्या करेगा? बिल ड्रॉन करेगा,
ए ने एक बिल लिखा किसके ऊपर, बी के ऊपर। बी ने उस बिल को एक्सेप्ट किया और वापस किसको रिटर्न किया, ए को। ठीक है जी। इस केस में जो बी है वो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा पैसे पे करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल टू पे अमाउंट। अगर बी ऐसे करता है तो वो पैसे देने के लिए क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। क्लियर। तो राजे अब मैं बात करूंगा एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके एलिमेंट्स में राजे मैंने बात करनी है डेट एंड प्लेस ऑफ द बिल, डेट एंड प्लेस ऑफ द बिल। डेट एंड प्लेस ऑफ द बिल क्या है, ठीक है जी। क्या है कि बिल के राइट कॉर्नर पे डेट और प्लेस का नाम लिखा जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यहाँ पेमेंट की जानी है राजे, वो डेट भी लिखी जाएगी, ठीक है जी, और प्लेस का नाम भी लिखा जाएगा। अगर प्लेस नहीं लिखी जाती तो ड्रॉर के जो उसका एड्रेस है उस पर उसकी पेमेंट की जाएगी। ठीक है जी। तो डेट में क्या है कि जो राइट कॉर्नर है ऑफ द बिल का, राइट कॉर्नर ऑफ द बिल must have date and place of the payment। अगर प्लेस नहीं लिखा गया तो राजे जो मेकर है उसके एड्रेस पे पेमेंट आपको की जाएगी। इसके बाद है डेट एंड प्लेस ऑफ द बिल के बाद टर्म्स ऑफ द बिल। टर्म कह लीजिए, टेन्योर कह लीजिए, टर्म और टेन्योर ऑफ द बिल, टर्म एंड टेन्योर ऑफ द बिल। तो इसमें बात क्या है कि आपका जो बिल लिखा गया है वो किस डेट को ड्यू होएगा, उसे कहते हैं बिल की टर्म्स। ठीक है जी। तो ड्यू किस डेट को होता है, सो व्हेन ए बिल बिकम ड्यू, राइट, ड्यू that is called time or tenure of the bill। उसको क्या बोलते हैं, टाइम और टेन्योर ऑफ द बिल। एक राजे इट हेल्प्स टू कैलकुलेट मैच्योरिटी टाइम, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट मैच्योरिटी टाइम कि आपका बिल की पेमेंट कब होनी है। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। एक है डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस। नॉर्मली जिस डेट को आपका बिल ड्यू होता है उसमें ना जी 3 दिन और जोड़े जाते हैं ग्रेस के। ठीक है, सो every bill or promissory note will be given 3 days as a grace day, grace days। तो मैच्योरिटी टाइम निकालने के लिए ड्यू डेट में प्लस 3 दिन ग्रेस डे के जोड़ दिए जाएंगे और आपका मैच्योरिटी टाइम निकल आएगा।
तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हुआ तो आप आज ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ड्यू डेट निकालना देखेंगे कि किसी बिल की ड्यू डेट कैसे निकलती है, राइट। तब तक थैंक यू।